नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इंटरनेट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट 1 आपकी हो चुकी थी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड हमने स्टार्ट कर दी थी, बीएस नर्सिंग 7 सेमेस्टर की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एक यूनिट ओबीजी की और एक यूनिट अपने सीएचएन यानी कि कम्युनिटी की चल रही है। ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम होने वाला है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। ठीक है? कौन-कौन सा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न, चाइल्ड और एडोलसेंट हेल्थ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आपके जो सिलेबस है उसको अलग-अलग पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पहला आ गया आपके पास एंटीनेटल आ गया, फिर इंट्रानेटल, फिर पोस्टनेटल आ गया। उसके बाद में आपको जैसे आगे बढ़ेंगे हम चाइल्ड या न्यूबॉर्न आ गया, फिर उसके बाद में एडोलसेंट आ गया। ठीक है? तो ऐसे करके आपको क्या है, अलग-अलग पार्ट में इस यूनिट को डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट पार्ट हम बात करने वाले हैं एंटीनेटल केयर के बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सीएचएन की ये यूनिट 2 स्टार्ट करने के लिए हमें पहले ओबीजी की थर्ड यूनिट पढ़नी ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने पहली एक क्लास हमने क्या ली थी, ओबीजी की ली थी। लेकिन कुछ लोगों को क्या है कि वो भी पसंद नहीं आई। ओके, चलो अच्छी बात है, उनको कुछ पसंद नहीं आना। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एंटीनेटल केयर। अब एंटीनेटल केयर क्या होता है सर? ओबीजी में पढ़ लिया हमने, इसमें भी थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं। एंटीनेटल होता क्या है कि ऐसी केयर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। कब से कब तक? कंसेप्शन से लेकर के जब तक कि लेबर ना हो जाए। कंसेप्शन से लेबर तक, जब तक बेबी का बर्थ ना हो जाए तब तक जो केयर दी जाती है, जिस उसमें जो भी किया जाता है वो सब क्या किस में आता है? एएनसी में आता है। ठीक है? एंटीनेटल केयर में आता है, कंसेप्शन से लेकर के बेबी बर्थ तक। ठीक है? आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स आता है कि देते क्यों हैं ये, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एंश्योर हेल्दी प्रेगनेंसी। ठीक है? डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर हम कॉम्प्लिकेशंस का पता कर लेंगे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं सर। रिड्यूस मैटरनल एंड फिटल मोर्टिलिटी, मैटरनल और फिटल की जो मृत्यु दर है, मोर्टिलिटी है, उस वो कम हो सकती है। प्रमोट सेफ मदरहुड। ओके, इनमें फ़ायदा होने वाला है। आगे चलते हैं, कब कब विजिट करते हैं एंटीनेटल की। क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीनेटल विजिट कब कब करते हैं। तो टोटल विजिट होती है 4। एएनसी में टोटल कितनी? 4 विजिट होती है सर। तो फर्स्ट विजिट होती है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पहली एएनसी फर्स्ट विजिट आप करके आओ। सेकंड विजिट का टाइम दे रखा है 14 टू 26 वीक पर, 14 टू 26 वीक पर। थर्ड विजिट की हम बात करते हैं तो वो होती है 28 वीक से 34 वीक के अंदर अंदर। ठीक है? फोर्थ विजिट होती है आफ्टर 36 वीक, आफ्टर 36 वीक के बाद में। ओके सर, आगे चलते हैं हम। विजिट की बात कर ली, फिर आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हमें करनी चाहिए। तो देखो, ये मैंने ओबीजी में बताया था, वही मैं यहाँ पर भी बताता हूँ कि हीमोग्लोबिन फर्स्ट आता है। हीमोग्लोबिन सीबीसी में आ जाता है हीमोग्लोबिन। तो कम से कम 4 बार आपको करवानी जरूरी है, रिकमेंडेड है। 4 टाइम सीबीसी या हीमोग्लोबिन टेस्ट है वो रिकमेंडेड होता है। आगे चलते हैं ब्लड ग्रुप या आरएच फैक्टर के बारे में। दूसरा क्या है? आरएच या ब्लड ग्रुप, इसका इन्वेस्टिगेशन होता है। ब्लड ग्रुप कौन सा है, आरएच पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसके बारे में। अगला है एचआईवी, एचआईवी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, किससे कंफर्म करेंगे अपन? तो एचआईवी के लिए एक तो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट? एक होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? एलाइजा होता है सर। ठीक है? और कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है सर? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। ठीक है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। ठीक है? आगे चलते हैं वीडीआरएल। वीडीआरएल क्यों करते हैं? वीडीआरएल करते हैं अपन सिफिलिस के लिए। किसके लिए सर? सिफिलिस के लिए अपन इसको करते हैं। आगे चलते हैं एचबीएसएचई, ये करते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। यूरिन एग्जामिनेशन आपको पता है ये क्यों करते हैं? ताकि प्रोटीन का पता कर सके अपन, यूरिन के अंदर प्रोटीन का पता कर सकते हैं। इसके लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं डीप स्टिक मेथड। डीप स्टिक मेथड मतलब कि एक स्टिक होती है जिसको डीप कर देते हैं। ठीक है? इसलिए डीप स्टिक रख दिया इसका नाम। तो ये होता है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि कितना न्यूट्रिशन चाहिए और कितना डाइट चाहिए। डाइट की बात कर लेते हैं। तो डाइट में सर ऐसा है, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। कैलोरीज कितनी चाहिए होती है सर? प्लस 350 किलो कैलोरी पर डे। प्रोटीन की रिकमेंडेड होती है प्लस 26 ग्राम्स पर डे। आयरन की होती है 27 mg पर डे। कैल्शियम होता है और फोलिक एसिड इतना होता है। ठीक है? कैल्शियम और फोलिक एसिड, सॉरी, आयरन और फोलिक एसिड की हम वापस से बात कर लेंगे आगे। ये आ गया। अब पहले अपन बात कर लेते हैं आयरन के कौन कौन से सोर्सेस है जिससे कि आयरन मिलता है, और कैल्शियम के कौन कौन से सोर्सेस है। आयरन के सोर्स की अगर बात करें तो वही ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तियों वाली सब्जी हो गई, डेट्स हो गया, जेगरी, मीट्स, एग। ठीक है? जबकि कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम में आपको देखने को मिलता है मिल्क में, कर्ड में, चीज़ में, दूध, दही, मक्खन एटसेट्रा जो भी है।
पता है आपको। अगला आता है आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट। तो देखो आयरन फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है एनीमिया को इनको ट्रीट करने के लिए, आयरन तो नेसेसरी है। ओके, तो आयरन मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व फॉलोइंग रिजल्ट, कौन कौन से। फर्स्ट आता है टोटल आयरन रिक्वायरमेंट इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो इसके आगे आप लिख सकते हो टोटल आयरन कितनी चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी में, टोटल आयरन चाहिए 1000 mg, ठीक है। इसके आगे करके आप इसे इसको लिखो। अगला है डेली रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो डेली रिक्वायरमेंट नॉर्मल प्रेगनेंसी में 4 से लेकर 6 mg डोज चाहिए आयरन की, ठीक है। अगला है टोटल आयरन टेबलेट्स कितनी बांटनी होती है कम्युनिटी में, जब हम ड्यूटी करते हैं तो कितनी आयरन की टेबलेट बांटनी पड़ती है, तो हमें बांटनी पड़ती है सर 100 टेबलेट, 100 टेबलेट हमें देनी होती है एक पेशेंट को। अगला है सिंगल आयरन टेबलेट में क्या क्या होता है। सिंगल आयरन टेबलेट है उसमें कितना आयरन का डोज होता है, तो उसमें होता है सर 60 mg, ठीक है। ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। और आयरन की थेरेपी हम स्टार्ट करते हैं 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के चौथे महीने से हम स्टार्ट करते हैं और ये चलती है अंटिल लेबर। तो 9 मंथ का मान के चलते हैं, तो टोटल 6 महीने तक आपकी ये थेरेपी चलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन फोलिक एसिड के बारे में। तो फोलिक एसिड का ऐसा है सर, फोलिक एसिड है इसको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज प्रोफाइलैक्टिक डोज और सेकंड इज थेरापेटिक डोज। तो प्रोफाइलैक्टिक डोज कितनी होती है 0.4 mg, जबकि थेरापेटिक डोज होती है 4 mg। ओके, चलो सर अगली बात करते हैं। प्रोफाइलैक्टिक ऑल फीमेल को अपन दे सकते हैं, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन को अपन दे सकते हैं, जबकि थेरापेटिक किसको देते हैं, हाई रिस्क, जो क्या हो हाई रिस्क में हो। ओके, हाई रिस्क पेशेंट है उसको थेरापेटिक डोज हम देते हैं। कब देनी है, तो बिफोर कंसेप्शन, कंसेप्शन से पहले देनी है, यानी कंसेप्शन के बाद दो, कंसेप्शन से पहले देनी है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। बर्थ प्रिपेयरनेस, एएनसी में पढ़ रहे अपन, और एएनसी का लास्ट टॉपिक है आपके पास बर्थ प्रिपेयरनेस। तो मतलब बर्थ प्रिपेयरनेस क्या होता है, बर्थ से पहले कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्लानिंग ऑफ नॉर्मल बर्थ एंड इमरजेंसी, जैसे कि कौन कौन सी प्लानिंग हो सकती है। सेलेक्ट प्लेस ऑफ डिलीवरी, कि कहाँ पर डिलीवरी करवानी है, कौन से हॉस्पिटल में करवानी है, तो पहले से हमें क्या तैयारी करनी पड़ती है। अरेंज ट्रांसपोर्टेशन, किससे लेकर जाना है, कुछ व्हीकल वगैरह है या फिर एम्बुलेंस की नीड है तो उनको हमें करनी पड़ती है। सेव मनी, पैसे बचाने पड़ते हैं। आइडेंटिफाई ब्लड डोनर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, इसके ये आता है बर्थ प्रिपेयरनेस में। ऐसी हमें तैयारी करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, ताकि रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी है वो कम हो सके और टाइमली रेफर हो सके, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। अगला आता है इंट्रानेटल, पहले एएनसी होती है, फिर इंट्रानेटल केयर होती है, फिर होता है पीएनसी, पोस्ट नेटल केयर, ठीक है। ये होती है डिलीवरी से पहले, ये ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग डिलीवरी, और ये होता है पोस्ट नेटल मतलब बाद में। ओके, तो फर्स्ट अपने ये कर ली, सेकंड अपन देखते हैं ये, फिर देखेंगे ये। तो इंट्रानेटल की हम बात करते हैं। इंट्रानेटल मतलब कि इंट्रानेटल केयर refers to the care provided to the woman during labor and childbirth to ensure the safety of both mother and baby। मदर और बेबी की सेफ्टी के लिए लेबर के टाइम पर या चाइल्ड बर्थ के टाइम पर जो केयर दी जाती है वुमेन को, वो कहलाती है इंट्रानेटल केयर। अब कौन कौन से इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो फर्स्ट आता है करते क्यों है, वही उसमें भी यही था, इसमें भी यही है कि इंश्योर सेफ डिलीवरी हो गया, मॉनिटर मदर एंड फिटर्स, डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस, रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी, ठीक है, वही है इसमें भी। आगे चलते हैं। नॉर्मल लेबर में कौन कौन सी स्टेजेस होती है, तो देयर आर 4 स्टेज, जो कि हम बहुत अच्छे से तो हम ओबीजी में पढ़ेंगे। देखो इसमें तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और जिसने पढ़ लिया वो अच्छी बात है। तो देखो इसमें लेबर की कितनी 4 स्टेजेस होती है, नाम बता देते हैं, बाकी डीपली हम उसमें देखेंगे। लेबर की 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज इसमें ऑनसेट ऑफ लेबर टू फुल सर्वाइकल डायलेशन। ओके, दूसरा सेकंड स्टेज इसमें फुल डायलेशन टू बर्थ ऑफ बेबी, फुल डायलेशन हो जाए उससे बेबी का बर्थ हो तब तक सेकंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज में बर्थ ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा की डिलीवरी तक। और फोर्थ स्टेज में आती है फर्स्ट 2 आवर्स आफ्टर द प्लेसेंटा डिलीवरी। देखो पहला तो क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या देखने को मिलता है, जो डायलेशन होता है सर्वाइकल का डायलेशन होता है वो अपने कंप्लीट हो जाता है डायलेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में ही होता है। अब डायलेशन हो गया, उसके बाद में बेबी का बर्थ होगा, तो दूसरा स्टेज कब होता है, फुल डायलेशन से लेकर के, ये कंप्लीट डायलेशन हो गया, इससे लेकर के जब तक बेबी बाहर ना जाए, जब तक कि बेबी का बर्थ ना हो जाए, वो होता है सेकंड स्टेज में। अब बेबी बाहर आ चुका है, तो बाहर आ चुका है वहीं से थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। पहले बेबी आएगा और उसके बाद में प्लेसेंटा आएगा, जो यहाँ पर है अटैच, उसके बाद में प्लेसेंटा आएगा। तो बेबी से लेकर के जब तक कि प्लेसेंटा बाहर नहीं आ जाए वो कहलाता है थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज में प्लेसेंटा आने के बाद में 2 घंटे तक, ठीक है,
प्लेसेंटा के आने से 2 घंटे तक का जो टाइम होता है वो आती है 4th स्टेज में, ठीक है। बाकी हम बढ़िया डायग्राम से ओबीजी में देखेंगे। अगला आता है प्रीटर्म लेबर। देखो आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी का टाइम, प्रेगनेंसी मतलब कि ये आपको नॉर्मल दे रखा है, ठीक है। अब इससे अगर पहले हो जाए, 37 से अगर पहले हो जाए या फिर 42 से बाद में हो डिलीवरी या लेबर बेबी का बर्थ, तो पहले हो जाता है तो वो कहलाता है प्रीटर्म बेबी, और अगर बाद में हो तो वो होता है पोस्टर्म। तो लेबर की बात कर रहे हैं, तो अगर 37 से पहले हो तो वो क्या होगा, प्री लेबर होगा। तो लेबर बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स, ठीक है, बिफोर। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें देखने को मिलता है रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। भाई आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद में ही क्या होता है, बर्थ होता है। सर्वाइकल चेंजेस, ये सब कुछ इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसका मैनेजमेंट क्या करें, तो मैनेजमेंट जब बेबी का बर्थ होने वाला है तो क्या करेंगे, रेफर करेंगे। अगर घर पर है तो हॉस्पिटल पहुंचाओ, ठीक है। अगर हमारे पास सुविधा नहीं है तो आगे पहुंचाओ, रेफर करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर एज प्रिस्क्राइब्ड, अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। मॉनिटर मदर एंड फीटस। ओके सर, आगे चलते हैं। पेरिनियल टीयर्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस दे रखे हैं आपके सिलेबस में, इंटरनेटल केयर में। भाई डिलीवरी चल रही है, लेबर चल रहा है, होने वाला है, बर्थ होने वाला है, ड्यूरिंग डिलीवरी जो केयर दी जाती है वो कहलाती है आपको इंटरनेटल केयर। तो जब ये चल रहा है तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है या अभी पेरिनियल टीयर्स। अब टीयर्स का मतलब आपको पता है एक तरीके से फट जाना, ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाना, फट जाना। और पेरिनियल आपको पता है क्या होता है पेरिनियल, जैसे कि वुमेन की बात करें तो वेजाइना से लेकर के एनस तक जो पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, पेरिनियल बोलते हैं, ठीक है। तो टीयरिंग ऑफ पेरिनियल टिश्यू ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ के दौरान अगर वो पेरिनियल टिश्यू है वो फट जाए या ब्रेकडाउन हो जाए, टीयर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिनियल टीयर बोलेंगे। इसका मैनेजमेंट कैसे करें, तो या तो वहाँ पर सूचरिंग कर दो आप, ठीक है। दूसरा है पेन रिलीफ, और अगला है पेरिनियल हाइजीन। तो ये क्या करेंगे अपन, इसका मैनेजमेंट करेंगे, किसका, पेरिनियल का। अगला है फीटल डिस्ट्रेस। तो फीटल डिस्ट्रेस में क्या होता है सर, फीटल डिस्ट्रेस में होता है ऑक्सीजन कम मिल रही है फीटस को, तो कॉम्प्रोमाइज ऑफ फीटल ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या करें सर, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहाँ पर तो ऑक्सीजन चलाएंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और इमीडिएट रेफर कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती है आपके पास कॉम्प्लिकेशन, दो कर लिया हमने, पेरिनियल का और फीटल डिस्ट्रेस का। अगला आता है रप्चर्ड यूट्रस। ये यूट्रस हो गया सर, ये फंडस हो गया, ये सर्विक्स हो गया और ये वहाँ पर वेजाइना हो गई, ठीक है। ये कुछ ऐसा रफली डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। तो जो ये यूट्रस पार्ट है, ये यूट्रस पार्ट अगर ये क्या हो जाए, रप्चर्ड हो जाए, मेम्ब्रेन है वो रप्चर्ड हो जाए तो क्या होगा, फट जाए, ब्रेकडाउन हो जाए तो क्या होगा सर, टीयर इन द यूट्राइन वाल ड्यूरिंग लेबर के दौरान अगर ये वाल है वो टीयर हो जाए तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम कहलाती है रप्चर्ड यूट्रस। कहीं कहीं पर रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स भी देखने को मिलेगी आपको बुक में, तो ठीक है। अब इसमें होता क्या है, क्या देखने को मिलता है, सीवियर एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग और शॉक। भाई ब्लीडिंग हो रही है तो शॉक तो देखने को मिलता ही है, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो शॉक देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या करें, इमरजेंसी सर्जरी करो या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ये क्या है, मैनेजमेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आती है मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लेबर। कि लेबर के टाइम पर क्या क्या मॉनिटर करना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानी या फिर हमें क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। तो मैटरनल की बात अलग करेंगे और फीटल मॉनिटरिंग की बात अलग करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि जो मदर है उसके लिए हम क्या क्या मॉनिटर कर सकते हैं लेबर के टाइम पर। तो उसकी पल्स देखेंगे, देखो वाइटल्स देखेंगे मेन तो, पल्स एवरी 30 मिनट्स, प्रत्येक 30 मिनट में हमें पल्स चेक करनी है। बीपी देखेंगे एवरी 4 आवर्स, टेम्परेचर एवरी 4 आवर्स एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। ये हमें देखना पड़ता है। फीटल मॉनिटरिंग, अब फीटल के लिए हम क्या क्या करें, तो फीटल के लिए हम करेंगे फीटल हार्ट रेट, ठीक है। फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे जो कि इतनी होनी चाहिए सर, 1102 to 160 पर मिनट। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कौन सा कलर आता है, ओबीजी में हम देखेंगे कलर एमनियोटिक फ्लूइड का, अलग अलग कलर से अलग अलग एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है। अगर रेड है या ब्राउन है तो फिर हेमरेज है, ठीक है, वो हम ओबीजी में देखेंगे। अगला है फीटल मूवमेंट, ये हमें मॉनिटरिंग करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्टोग्राफ। क्या है पार्टोग्राफ, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब क्या करें, कम्युनिटी चल रही है, अब इसमें दे रखा है तो थोड़ा बहुत तो करना जरूरी है, वरना ओबीजी में एक नंबर पड़ेंगे। पार्टोग्राफ क्या होता है, ग्राफिकल टूल होता है, जैसे ग्राफ वगैरह होते हैं उसी तरीके से पार्टोग्राफ होता है, जिसमें हम जो लेबर है उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं पार्टोग्राफ में। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या अपन मेजर कर सकते हैं, क्या क्या मॉनिटर कर सकते हैं इसमें,
तो इसमें अपन देख सकते हैं सर्वाइकल डायलेशन, फीटल हार्ट रेट देख सकते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और मैटरनल वाइटल साइन, ये सब कुछ अपन उसमें क्या है प्रोग्रेस देख सकते हैं लेबर की। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि पहला तो डिटेक्ट प्रोलॉन्ग्ड लेबर, दूसरा हेल्प मिलेगी इसमें टाइमली रेफर में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन रेफर कर देंगे उसको। अगला है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है भाई, जब अपन बीमारियों से बच जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा ही नहीं। चलो सर, आगे आता है लेबर रूम का ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे बना होता है, क्या क्या इसमें होता है। तो लेबर रूम की हम बात करते हैं तो एरियाज और इक्विपमेंट दोनों देखेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं एरियाज। फर्स्ट अपन देखते हैं एरिया, कौन कौन से एरिया होते हैं वहाँ पर। तो फर्स्ट होता है रिसेप्शन होता है, आपने कभी लेबर रूम में गए हो, ठीक है। लेबर रूम में एएनसी रूम अलग होता है, लेबर रूम अलग होता है। लेबर रूम में अगर आप गए हो तो आपको देखने को मिलेगा कि जाते ही सबसे पहले तो रिसेप्शन होता है, मतलब कि जहाँ पर एडमिशन वगैरह होता है, कोई भी पेशेंट आए उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब कि सारे डाटा रिकॉर्ड वगैरह देखने पड़ते हैं। दूसरा एग्जामिनेशन रूम होता है, फिर लेबर रूम, डिलीवरी रूम, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर और रिकवरी रूम, ऐसे करके अलग अलग रूम वहाँ पर बने होते हैं। देखना जाके मौका मिले कभी लेबर रूम में। और क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, देखो सारे इक्विपमेंट नहीं देखेंगे, एसेंशियल इक्विपमेंट देखेंगे, जैसे डिलीवरी सेट हो गया, सक्शन एपरेटस हो गया सक्शन करने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरी है अगर नीड हो, रिससिटेशन इक्विपमेंट हो गया, इमरजेंसी ड्रग्स हो गई, ये कुछ एसेंशियल है जो कि जरूरी है, मस्ट है। अगला आता है पोस्ट नेटल केयर। देखो पोस्ट पार्टम केयर की अगर हम बात करें, आगे अपन एक वर्ड आएगा पोस्ट पार्टम, तो वो क्या होता है, ऐसी केयर जो कि प्रोवाइड की जाए किसको, मदर को, न्यूबॉर्न को, कब, डिलीवरी से लेकर के 6 वीक तक, यानी कि 42 दिन तक अगर जो दी जाए, केयर दी जाए, वो कहलाती है पोस्ट पार्टम केयर। हाँ, कुछ में पोस्ट नेटल केयर और पोस्ट पार्टम सिमिलर है, थोड़े बहुत सिमिलर है, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत सिमिलर है। और कुछ बुक में तो आपको क्या है कि पोस्ट पार्टम और पोस्ट नेटल केयर दोनों क्या है, एक ही मिलेंगे, एक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब देखो पोस्ट नेटल केयर आ चुके हैं, बेबी का बर्थ हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, तो डिलीवरी से लेकर के कब कब क्या करे, कितने टाइम तक केयर दी जाए, तो ये है आपके पास विजिट। जैसे एएनसी की विजिट पड़ी थी, टोटल कितनी थी, 4 थी। वैसे पीएनसी की भी विजिट है, डे 1, डे 3, डे 7, डे 14 और डे 42, ठीक है। ये होती है 4 इसकी 5 विजिट होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं पीएनसी विजिट बोल सकते हैं। अब केयर प्रोवाइड टू मदर एंड न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इससे क्या होगा, वही प्रमोट रिकवरी, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो पीएनसी विजिट या पीएनसी केयर या फिर पीएनसी विजिट, अच्छा रहेगा, ठीक। ब्रेस्ट फीडिंग नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी के अंदर आता है, पीएनसी के अंदर ही है ये। देखो जहाँ पर भी वो पोर्शन चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तक हमने एएनसी पढ़ा है, इंटरनेटल केयर पढ़ा है और पीएनसी पर आ चुके हैं, 3 पोर्शन चल रहे हैं, पर थर्ड पोर्शन चल रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, देखो पीडियाट्रिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते आए हैं ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, कुछ रिव्यू देख लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, फीडिंग द बेबीज विद द मदर्स मिल्क या मदर्स ब्रेस्ट, ओके, वो कहलाता है ब्रेस्ट फीडिंग। अब इसमें एडवांटेज की बात करते हैं, तो बेबी को क्या फायदा होगा, मदर को क्या क्या फायदा होगा। तो बेबी की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा बेबी को, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन से लड़ने की उसमें क्या आएगी, कैपेसिटी आएगी, अर्ली डाइजेशन और बेटर ग्रोथ मिलेगी। जबकि मदर की अगर हम बात करें तो प्रमोट यूट्राइन इन्वोल्यूशन, रिड्यूस पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज, अभी आगे देखते हैं अपन। स्ट्रेंथ मदर चाइल्ड बॉन्डिंग, मदर की और चाइल्ड की बॉन्डिंग अच्छी बनी रहेगी, और हार्मोनल जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होंगे, ब्लीडिंग वगैरह नहीं होगी। अगला है न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग लैक्टेशन, अब लैक्टेशन के दौरान क्या न्यूट्रिशन दे, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको, जी सर इतना तो पता ही है, बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है उस टाइम पर, है ना। एडिशनल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से रिक्वायरमेंट की नीड होती है, तो एक्स्ट्रा इतनी किलो कैलोरी 600 किलो कैलोरी नीड होती है पर डे में, हाई प्रोटीन इंटेक की नीड होती है, और एडुकेट फ्लूइड्स की नीड होती है। क्यों, क्योंकि लैक्टेशन के द्वारा वो बेबी को भी मिल रहा है, ठीक है। रिकमेंडेड फूड्स में क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम, इसमें ऐड कर सकते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स हो गया, पल्सेस, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दाल हो गई, ठीक है। अब पोस्ट पार्टम हेमरेज जो कि अपन देखने वाले हैं, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कुछ बीमारियां इसमें। तो पोस्ट पार्टम हेमरेज क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं, ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में जब ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो, देखो हेमरेज का मतलब ही ब्लीडिंग होता है, पढ़ते हैं अपन फंडामेंटल से, एमएसएन में पढ़ा था। तो पोस्ट पार्टम मतलब कि डिलीवरी के बाद में,
तो डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो वो क्या कहलाती है? पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहलाती है या पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है, पीपीएच। होता क्यों है सर? कारण क्या है इसका? तो कारण इसका ये है सर, हेवी ब्लीडिंग, फेलर, ट्रैकिकार्डिया, लो बीपी, ये देखने को मिलेगी इसमें। सॉरी, यहाँ पर क्या करो आप, सिम्टम्स ऐड करो। ये कॉजेज नहीं है, क्या है? सिम्टम्स है सर। तो सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा ब्लीडिंग होगी उसकी, उस फेलर और ट्रैकिकार्डिया और लो बीपी, ये आपको देखने को मिलेगी। प्राइमरी, अब इसके क्या है? दो टाइप्स है। किसके? पोस्टपार्टम हेमरेज के दो टाइप हमने बता दिए हैं। फर्स्ट आता है प्राइमरी और सेकंड आता है सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी का मतलब है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ब्लीडिंग हो तो वो कहलाता है प्राइमरी पीपीएच, और अगर 24 घंटे से लेकर के 6 वीक के अंदर अंदर हो तो वो कहलाता है सेकेंडरी पीपीएच। आगे चलते हैं, मैनेजमेंट क्या करें? देखो यहाँ पर क्या है, आप सिम्टम्स ऐड कर सकते हैं, करना है ना, कॉजेज नहीं है, सिम्टम्स है। मैनेजमेंट क्या करें? तो मैनेजमेंट में अपन करेंगे यूट्राइन मसाज, ऑक्सीटोसिन, आईवी फ्लूइड्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन उसके मैनेजमेंट के लिए अपन उसको दे सकते हैं, मैनेज करने के लिए। अगला आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब साइकेट्रिक में बहुत अच्छे से अपने डिप्रेशन पढ़ा, डिप्रेशन, मेनिया, ठीक है, बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर उसमें आपने देखा हो तो वहाँ पर एक लाइन लिखवाई थी आपको, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ईसीटी में भी लिखवाई थी, उसमें भी लिखवाई थी। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है? चाइल्ड के बर्थ के बाद में। भाई पोस्टपार्टम का मतलब तो क्या हो गया? आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। और डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन चाइल्ड बर्थ के बाद में हो तो वो क्या कहलाता है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहलाता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स में वही डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है वो इसमें देखने को मिलेगी। सैडनेस हो गया, एंजाइटी, फेटिक, स्लीप डिस्टर्ब और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन बेबी, बेबी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, होगा बेबी होगा तो, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करें? मैनेजमेंट के लिए अपन इमोशनल सपोर्ट देंगे, काउंसलिंग करेंगे, फैमिली सपोर्ट और साइकेट्रिक, अगर नीड हो तो साइकेट्रिस्ट में भी हम उसको प्रेफर कर सकते हैं कि भाई देखिए सर क्या प्रॉब्लम है इसको। नेक्स्ट आता है प्यूरपेरल सेप्सिस। अब सेप्सिस का मतलब क्या होता है? मतलब कि इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद में जेनाइटल ट्रैक्ट में, जेनाइटल ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो तो वो कहलाता है, बिल्कुल सर। सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स में देखने को मिलेगा फीवर, फाउल स्मेलिंग ऑफ लूचिया, लूचिया क्या होता है? डिस्चार्ज, बिल्कुल। एब्डोमिनल पेन हो गया, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे? एंटीबायोटिक देंगे, हाइड्रेशन और हाइजीन मेंटेन करेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है अगला पोर्सन, फोर्थ पोर्सन की तरफ अपन बढ़ चुके हैं, चौथे पार्ट की तरफ हम आ चुके हैं, न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड केयर। चलो सर आगे चलते हैं। न्यू बॉर्न और चाइल्ड केयर में देखो पीडियाट्रिक्स स्टार्ट हो चुकी है, नॉर्मल अगर हम बताएं तो। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर पढ़ा था ये भी अपन उसमें। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में होता क्या है कि देखो एएनसी, इसमें हमने क्या है कि टॉपिक को ऐसे कर रखा है कि पहले एएनसी आई, मतलब कि अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है, कंसेप्शन से लेकर के डिलीवरी तक एएनसी हो गया, डिलीवरी इंटरनेशनल हो गया, फिर पीएनसी हो गया, ठीक है। पीएनसी के बाद में बच्चा है। अब बच्चे की केयर की अगर हम बात करते हैं, बच्चा है तो उसकी क्या क्या केयर दी जाती है? डिलीवरी हो चुकी है तो एसेंशियल केयर प्रोवाइडेड टू इमीडिएट आफ्टर बर्थ टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न की हेल्थ को मैनेज करने के लिए जो जो भी केयर दी जाती है इमीडिएट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो वो आती है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में। क्यों देनी है सर इसको? ताकि हाइपोथर्मिया ना हो सके, इन्फेक्शन से बच सके, प्रमोट प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, एंश्योर नॉर्मल अडेप्टेशन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। अब मतलब भाई एक तो होती है इंट्रा यूट्राइन, एक होती है एक्स्ट्रा यूट्राइन। इंट्रा यूट्राइन मतलब कि अंदर है, यूट्राइन के अंदर, यूट्रस के अंदर है, वो लाइफ अलग होती है, और एक्स्ट्रा यूट्राइन अलग होती है। हमने एक हाइपोथर्मिया में एक कारण बताया था, मोस्ट कॉमन था आई थिंक, कि क्यों होता है हाइपोथर्मिया? वो अडोप्ट नहीं कर पाता है बाहर के इन्वायरमेंट को, ठीक है। अगला है कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें देखे जाते हैं। तो एक तो थर्मल प्रोटेक्शन, यानी कि टेम्परेचर मैनेज करना पड़ता है एसेंशियल में, एसेंशियल केयर में। अगला है कोड केयर, कोड कटिंग की हमने एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, कैसे कट करते हैं कोड को, उसकी केयर कैसे करते हैं। आई केयर हो गई, ठीक है, स्टेराइल कॉटन से उसकी आंखों को क्या है, क्लीन करना पड़ता है। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन एट बर्थ, बर्थ पर कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन लगाए जाते हैं? तो सर बीसीजी लगाया जाता है, ठीक है, बीसीजी लगाया जाता है, इधर से हेपेटाइटिस भी लगाया जाता है, और ओपीवी, ठीक है, एट बर्थ पे 3 होती है ओपीवी, अभी देखेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी। नेक्स्ट में देखते हैं कॉमन न्यूनेटल प्रॉब्लम। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आती है बर्थ एस्पेक्सिया या एस्पेक्सिया, फेलियर ऑफ द बेबी टू ब्रीथ एडिक्वेटली एट बर्थ, कि बर्थ के टाइम पर वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो होती है बर्थ एस्पेक्सिया। साइन की हम बात करते हैं तो नो क्राई एट बर्थ, क्या क्या देखने को मिलेगा कि जब बर्थ हुआ तो वो क्राई नहीं कर रहा था, जबकि नॉर्मल तो क्या है, क्राई करना जरूरी है,
क्राई करते ही हैं बच्चे, होते ही। दूसरा साइनोसिस है। साइनोसिस होता क्यों है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है साइनोसिस, हमने देखा। पुअर मसल टोन हो गया, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है किसमें? बर्थ एक्सपेक्सिया में या एस्पेक्सिया में। तो मतलब कि ब्रीथ नहीं कर पा रहा बच्चा। मैनेजमेंट क्या करे? तो जब वो नहीं कर पा रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एयरवे मेंटेनेंस करेंगे, और नीड हो तो नियोनेटल रिससिटेशन भी हम कराएंगे। अगली प्रॉब्लम आती है नियोनेटल जॉन्डिस। थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, छोटा छोटा देख रहे हैं, क्योंकि अच्छे से हमने पीडियाट्रिक्स में देख रखा है। येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड आईज, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा है भी नहीं आपकी कम्युनिटी में ये टॉपिक्स। तो नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है? जब डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और आई येलो हो जाती है, और इसमें डायग्नोसिस के लिए एक करमार साइन होता है, ठीक है, उससे पता करते हैं। फ्रिक्वेंट फीडिंग करवाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, और अगर नीड हो तो फोटोथेरेपी भी करवाएंगे। फोटोथेरेपी अपन उसको दे सकते हैं। अब तुरंत कमेंट कर दो फोटोथेरेपी के बारे में कि कितनी क्या होती है फोटोथेरेपी में, क्या क्या आप जानते हो, सब बता दो। हाँ, EBF से, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से भी नॉर्मल ठीक हो जाता है ये। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जॉन्डिस दो टाइप का होता है, फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल, ठीक है। लो बर्थ वेट, LBW को कैसे ट्रीट करें? तो बर्थ ऑफ वेट लेस देन 2.5 kg, अगर 2.5 kg से कम हो बेबी का बर्थ, बेबी का वेट, तो वो क्या कहलाता है? LBW में कहलाता है। और LBW को ट्रीट करने के लिए क्या दी जाती है? कंगारू मदर केयर दी जाती है, KMC बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग और वार्मथ मेंटेनेंस। आगे चलते हैं कंजेनिटल एनोमली, कि कौन कौन सी एनोमली होती है कंजेनिटल। कंजेनिटल मतलब कि, ठीक है, जन्म से होती है उसको। तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट एट द बर्थ। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, क्लेफ्ट फुट हो गया, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो गया, CAD CHD, ठीक है। बहुत सारे TEF हो गया, ट्रेक्यू इसोफेजियल फिस्टुला, GERD हो गया, बहुत सारी हमने पीडियाट्रिक्स में पढ़ी थी, सारी हमने एक एक पॉइंट देखा था। नेक्स्ट आता है IMNCI। IMNCI परिचित हो वर्ड से? बिल्कुल सर, अभी पढ़ाई है हमने 6 सेमेस्टर में, सॉरी 5th सेमेस्टर में, क्योंकि 6 सेमेस्टर में उसकी एग्जाम दी थी, तो 6 सेमेस्टर में तो पढ़ाई था। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस। तो इसमें क्या है, कुछ बीमारियां होती है जिनको ट्रीट किया जाता है कॉमनली। तो करते क्यों है ये? ताकि वही मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, चाइल्ड को हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। देखो, सभी में आप ये ऐड कर सकते हो, अपने पीडियाट्रिक्स में भी आपको ट्रिक बताई थी। प्रमोट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस, कौन कौन सी इलनेस को कवर करते हैं, कौन कौन सी बीमारियां इसमें शामिल है? तो निमोनिया हो गया, डायरिया, मलेरिया, मीजल्स और माल न्यूट्रिशन। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि डायरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है IMNCI का, और एग्जाम में भी आता है। अगला है अंडर 5 क्लिनिक्स। अंडर 5 क्लिनिक्स मतलब कि नाम से पता चल रहा है, अंडर 5 ईयर से जो नीचे के हैं बच्चे, उनको ये दी जाती है, उनके लिए बनाई गई है। ए क्लिनिक प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विस टू चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये बनाई जाती है। क्या क्या इसमें सर्विस होती है? तो इसमें 5 सर्विस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है ग्रोथ मॉनिटरिंग, दूसरा इम्यूनाइजेशन, तीसरा न्यूट्रिशन काउंसलिंग, और चौथा हेल्थ एजुकेशन, पांचवा है अर्ली डिटेक्शन ऑफ इलनेस, ठीक है। ऐसे 5 के बारे में आपका, ये पांचों का नाम है आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल बना के उसमें बताया हुआ है, ठीक है, पांचों पांचों के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपके पास आता है नेक्स्ट अडल्सेंट। बच्चा बड़ा हुआ, 5 साल हो गए, 5 साल के बाद में बड़ा हुआ, अडल्सेंट आती है, फिर टीनेज आती है। तो हेल्थ दी जाए किसको? 10 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को। हेल्थ केयर ऑफ इंडिविजुअल एज 10 to 19 ईयर्स, 19 के बाद में वो अलग प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें। तो ये कहलाती है अडल्सेंट हेल्थ, ओके। 60 के बाद में जेरियाट्रिक है। तो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिलती है अडल्सेंट में? तो फिजिकल प्रॉब्लम में आती है एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, एक्ने, यानी कि पिंपल्स, जो कि आप बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, ये देखने को मिलती है अडल्सेंट में। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में डिप्रेशन में आ जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन आती है उसमें, धोखा मिल जाता है उसको। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम में क्या क्या देखने को मिलता है? तो सोशल प्रॉब्लम में सब्सटेंस एब्यूज, पीयर प्रेशर्स, स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल से भी उसको ड्रॉप आउट मिलता है। नेक्स्ट है यूथ फ्रेंडली सर्विसेज। यूथ फ्रेंडली सर्विसेज, देखो यूथ का मतलब है बिल्कुल जो यूथ है आजकल, आप भी यूथ हो। फ्रेंडली मतलब कि एक दोस्त, और सर्विस मतलब कि यूथ को उनके अकॉर्डिंग अच्छे से सर्विस दी जाए, एक तरीके से फ्रेंडली, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, तो वो होती है यूथ फ्रेंडली सर्विसेज। मैंने आपको बताया है, अभी बता रहा हूँ कि जो हेडिंग होती है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। तो यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज आर हेल्थ सर्विसेज डिजाइन टू मीट
द नीड ऑफ अडल्ट इन द कॉन्फिडेंशियल, एक्सेप्टेबल एंड असेसिबल मैनर, कि यूथ को ऐसी केयर दी जाए या जो भी उनकी नीड है उनको फुलफिल किया जाए, कॉन्फिडेंशियली रखी जाए, प्राइवेट रखी जाए, एक्सेप्टेबल हो और असेसिबल हो, तो वो होती है यूथ फ्रेंडली सर्विसेज। अब इसमें होगा क्या, अडल्ट हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज, प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रिवेंट रिस्की बिहेवियर। कि यूथ में क्या है कि बहुत सारे ऐसे गलत आदतें बोल सकते हैं, बैड हैबिट्स जो जल्दी लग जाती है, तो उनको क्या है ट्रीट कर सकते हैं। सुसाइड वगैरह भी बहुत होते हैं। SRH सर्विस नीड, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स, वो भी इसमें मिलती है। ठीक है, यूथ सर्विस में अडल्ट में ही ये मेनली देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन देना है इसमें ऑब्जेक्टिव्स। फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग इसमें ही की जाती है। प्रिवेंशन ऑफ STI या RTS, STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इलनेसेस या रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इलनेसेस, HIV एड्स अवेयरनेस, प्रेगनेंसी काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ये सभी का ध्यान हमें इसमें रखना होता है अडल्ट के लिए। अगला है अडल्ट में ही आता है बैलेंस्ड काउंसलिंग स्ट्रेटजी। एक ऐसी काउंसलिंग अप्रोचेस दैट हेल्प क्लाइंट्स मेक इन्फॉर्म्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग डिसीजन। ओके, अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इंप्रूव कम्युनिकेशन, उनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए बैलेंस करना है, देखो हमें इंक्रीज अवेयरनेस, प्रमोट हेल्दी बिहेवियर और सपोर्ट इन्फॉर्म्ड चॉइस। ठीक है, अब इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, नॉर्मल है, इसमें कुछ समझने का ऐसा है भी नहीं। देखो, और ये मैं बता देता हूँ एग्जाम में नहीं आएगा। चलो और बताओ, एग्जाम में नहीं आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पोर्शन आता है अपने पास नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, और लास्ट पोर्शन है। अब देखो कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आपके सिलेबस में जो दे रखा है अभी वही करवाते हैं, क्योंकि हमने कम्युनिटी फर्स्ट में जो कम्युनिटी फर्स्ट था हमने बहुत अच्छे से कर रखा है जो भी सिलेबस में था। तो फर्स्ट आपके पास प्रोग्राम आता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस RMNCH+A। ठीक है, पहले तो केवल RMNCH था, फिर बाद में अडल्ट हेल्थ को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड अडल्ट हेल्थ। तो इसमें बात करते हैं इसमें क्या बताया गया। वैसे तो हमने OBG फर्स्ट यूनिट में हमने बहुत अच्छे से देख लिया, फिर भी हम देख लेते हैं इसमें क्या है। जो भी आपको कंपोनेंट्स देख रहे हैं उन सभी की हेल्थ को इंप्रूव करना है। पहला पॉइंट, इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, स्ट्रेंथ हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। जो भी अलग अलग स्टेजेस आती है लाइफ की, चाहे रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, जो भी इसमें स्टेजेस आती है उन सब अलग अलग स्टेज पर बहुत सारे से काउंसलिंग कराओ, प्रोग्राम चलाओ, अवेयरनेस फैलाओ, वो सभी इसमें आता है। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगला है UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि 5 ईयर प्लान आपने देखा होगा, उसमें स्टार्ट किया था इसको। क्या है इसमें, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। अभी आगे UIP का वो पूरा शेड्यूल देखेंगे, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो वैक्सीन से जो जो भी डिजीज़ को अपन रोक सकते हैं वो स्टार्ट करी, बच्चों को वैक्सीन लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि बीमारियां कम फैले और हेल्थ इंप्रूव हो। रिड्यूस चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, इनके लिए चाइल्ड को मरने से रोकने के लिए और चाइल्ड को बीमार होने से रोकने के लिए। अब ये देखो, ये आपको याद करना पड़ता है सर। 8 बर्थ पर क्या करोगे, BCG, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी और OPV, ये 3 वैक्सीन लगती है 8 बर्थ पर। कैसे याद रखोगे, ओ बेबी, ठीक है, O से OPV हो गया, S से हेपेटाइटिस बी हो गया और B से BCG हो गया सर। अगला है, फिर आप ऐसे याद करो, ये वीक याद करो, 6, 10, 14, क्या 6, 10, 14 वीक हो गया। अब इसमें क्या करोगे, प्रो, ठीक है, ऐसे है प्रो PI, पहला यहाँ पे आएगा प्रो PI, यहाँ पे 6 पे आएगा प्रो PI, फिर यहाँ पे प्रो और यहाँ पे प्रो PI। ठीक है, तो P से क्या हो गया, PCV हो गया, R से रोटा वायरस की हो गई, O से OPV फर्स्ट डोज हो गया, P से पेंटावेलेंट हो गया और I से IPV हो गया। इधर फिर अब ये क्या है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, आप ये जो बता रहा हूँ वो याद रखो। P से पेंटावेलेंट की सेकेंड डोज, R से रोटा और O से OPV, फिर आया तो फिर पेंटावेलेंट, रोटा, OPV की थर्ड डोज और PI, P से मतलब P से हो गया PCV और I से हो गया IPV। अब यहाँ पे जब फर्स्ट डोज थी इनकी, तो यहाँ पर इनकी सेकेंड डोज हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, आगे चलते हैं। 6, 10, 14 हो गया, फिर आता है 9 से लेकर के 12 मंथ तक, इसमें लगता है MR और जैपनीज एंसेफ्लाइटिस का। ठीक है, अगला है 6 मंथ पर, एक को लगता है इसमें विटामिन
विटामिन ए भी लगता है, ठीक है। मिस्टर विजय, ठीक है, मिस्टर विजय कर लो आप, मिस्टर विजय। एम आर हो गया, विटामिन ए हो गया, जेफनीज एनसेफेलाइटिस हो गया। चलो सर आगे है तो आगे भी वही है, मिस्टर विजय, एम आर हो गया सॉरी। फिर इन दोनों में सेम है, याद रख लोगे आप, 10 ईयर में और 16 ईयर में टीडी का लगता है, और डीपीटी का बूस्टर किसमें लगता है, 5 से 10 ईयर में, ठीक है। तो ऐसे याद रखो आप, महीनों को अलग याद रखो, साल को अलग याद करो। 6, 10, 14 वीक हो गया, 6, 10, 14 वीक हो गया, 9 से 24 मंथ, 9 से 12, और फिर 16 से 24 मंथ। फिर ईयर को अलग याद रखो, ऐसे 3 सेट में आप याद रखो। वरना अगर अपन उसमें देखें वीक में, तो वीक में तो और आसान है, इसका सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। अगला है आरबीएसके, क्या है आरबीएसके, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें क्या किया गया, इसमें 4 डी, 4 डी एक एरिया को फोकस किया गया। फर्स्ट डी पे आता है डिफेक्ट्स ऑफ एट बर्थ, डिजीजेज, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज, ठीक है, इन पर फोकस किया गया कि बर्थ के टाइम पर कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं उनको ट्रीट करो, डिजीज को ट्रीट करो, डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की कमी है, न्यूट्रिशनल या फिर कोई भी है, उनको ट्रीट करो, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज उनको ट्रीट करना है। अगला है RASK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके ऑब्जेक्टिव से इसमें क्या इस पर फोकस किया गया, इंप्रूव अडल्ट हेल्थ पर फोकस किया गया है, और न्यूट्रिशनल, मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस एब्यूज एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज को इसमें इंक्लूड किया गया है, उनके ऊपर इन पर फोकस किया गया है। तो ये था आपके, हमने देखा यूनिट नंबर 2 के बारे में। ओके, और अब आपको क्या चाहिए अगली वीडियो, ओबीजी की चाहिए या फिर कम्युनिटी की चाहिए, वो भी आप कमेंट कर दें। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करके जाना है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें। राधे राधे।